लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में भारत का संविधान और लोक प्रशासन एक बहुत महत्वपूर्ण भाग के रूप में सम्मिलित किया गया है। भाग 3 पेपर 3 में उस भारत के संविधान में जो है बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक होता है, वह होता है संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण से संबंधित उनमें से एक आयाम होता है, वह होता है भारत के संविधान की प्रेरणा स्रोत। भारत के संविधान की प्रेरणा स्रोत, जिनको हम संविधान का समान भाषा में संविधान का स्रोत भी कह सकते हैं, या फिर यहां भी कह सकते हैं कि भारत की संविधान की जो दर्शन है, भारत की संविधान की जो दर्शन है, संविधान की जो दर्शन है, जो आदर्श है, जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो कार्य है, कोई विचार है, कोई संकल्पना है, या शासन की जो पद्धति है, या फिर ओवरऑल में भारत के संविधान की संरचना किस प्रकार की होगी, इन सबका जो है प्रेरणा का मूल स्रोत क्या है, मूल स्रोत क्या है, इस पर इस लेक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करें। मुख्य परीक्षा के लिए ये 2 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। संविधान की प्रेरणा स्रोत के बारे में आप क्या जानते हैं, यहां भी पूछा जा सकता है, या फिर स्पेसिफिक पर्टिकुलर कोई देश की जो संविधान है, उस संविधान ने भारत की संविधान को किस प्रकार से प्रभावित किया, यहां भी पूछा जा सकता है। या फिर जो है यहां भी पूछ सकते हैं इनमें कि भारत की संरचनात्मक ढांचे पर सबसे अधिक प्रभाव किसका और किस प्रकार से, यहां भी पूछा जा सकता है। ऐसे कई जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न में पूछा सकता है, मुख्य परीक्षा में, इनके साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा में पूछा सकते हैं, उनको बहुत विस्तृत समझने का प्रयास करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। तो इस संविधान में जो है ऐसे कई प्रकार की व्यवस्था है हमारे पास में है, और इन्हीं की प्रेरणा, जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, वो कहां से लिए हैं। जैसे भारत के संविधान को जब समझेंगे इनमें, तो उनकी जो है प्रेरणा स्रोत को जो है उसको 3 वर्गों में हम समझ सकते हैं। 3 वर्गों में, 3 वर्गों को मतलब उसमें से एक वर्ग जो है हम ले सकते हैं, इनमें एक वर्ग जो ले सकते हैं वह है जो संविधान की संरचना से संबंधित है। इसीलिए इनको हम जो है संरचनात्मक स्रोत भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चरल जो ढांचा है हमारा, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल सोर्स की बात कर रहा होता है। तो पहला स्रोत का मतलब किसमें हो गया, वर्गीकरण एक तरीका क्या हो गया, संरचनात्मक स्रोत। वैसे ही दूसरा जो स्रोत हो सकता है, जो संविधान का जो कार्यात्मक पक्ष है, जो कार्यात्मक पक्ष है, जो फंक्शनल जो सोर्स है, फंक्शनल जो एस्पेक्ट है, उनकी जो है इंस्पिरेशन ऑफ सोर्स क्या रहा है, उनकी प्रेरणा स्रोत क्या रहे हैं, उन्हें क्या लिया, संविधान कैसे काम करेगा हमारा, ये संविधान हमारा किस प्रकार से काम करेगा, इसकी प्रेरणा हमने किस देश के संविधान से लिया। इनके साथ साथ तीसरा बहुत महत्वपूर्ण जो आयाम हो सकता है संविधान की प्रेरणा स्रोत में, वह है गत्यात्मक स्रोत। गत्यात्मक स्रोत, गत्यात्मक स्रोत का मतलब क्या हुआ, वो डायनेमिक्स, सोर्स ऑफ डायनेमिक्स, डायनेमिज्म की बात कर रहे हैं एक्चुअल में। ये गत्यात्मक, गतिशील है। भारत का संविधान है गतिशील है, स्थिर नहीं है, ये चलायमान है। तो ये एक सोर्स क्या है हमारे पास में, ये 3 मुख्य आम बताया मैंने भारत के संविधान की प्रेरणा के स्रोत के रूप में। एक संरचनात्मक, इसका मतलब ये हुआ कि भारत के संविधान की जो संरचना है, जो मौलिक ढांचा है हमारा, संरचना है, पूरा मूलभूत जो संरचना है संविधान का, वो संरचना की प्रेरणा, हमारे भारत के संविधान की संरचना इस प्रकार का होगा, इनकी प्रेरणा हमने
कहां से लिए, उन बातों की बात कर रहे हैं ये, उन विषयों की बात कर रहे हैं ये। दूसरा जो है कार्यात्मक स्रोत, संविधान की कार्यात्मक स्रोत, ये संविधान कैसे काम करेगा, ये भारत में जो है संविधान कैसे काम करेगा। तो कैसे काम करेगा इसकी प्रेरणा हमने कई अलग अलग देशों की संविधान से लिया हुआ है। कई अलग अलग देशों के संविधान से उनकी बेसिक चीजों को लिया, उनकी संकल्पनाओं के लिया, उनके विचार को लिया, उनके दर्शन को लिया, उनको भारत की सामाजिक सांस्कृतिक जो व्यवस्था है उसके अनुरूप बदलाव के साथ हमने उनको स्वीकार किया, मगर उनकी प्रेरणा एक पर्टिकुलर देश की संविधान से, उनकी बात कर रहे हैं। तीसरी जो बताया मैंने गत्यात्मक स्रोत, संविधान हमारा गतिशील है, तो संविधान को गतिशील बनाए रखने की जो प्रेरणा और किस प्रकार से संविधान हमारा गतिशील बना रहेगा, इसलिए कह सकते हैं कि भारत के संविधान का प्रेरणा स्रोत को हमने तीन भागों में बांट दिया, तीन वर्गों में बांट दिया। नंबर 1 संरचनात्मक, नंबर 2 कार्यात्मक और नंबर 3 गत्यात्मक। संरचनात्मक स्रोत में भारत के संविधान का, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान की संरचना को सर्वाधिक प्रकार से, या फिर कह सकते हैं केवल एक ही स्रोत है हमारे पास में, ये जो देसी है, ये कोई विदेशी नहीं है, ये जो है देसी है। संरचनात्मक स्रोत के रूप में जो है हमारे पास जो है मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। जैसे कि आप जानते हैं भारत के संविधान की जो संरचना है, भारत के संविधान की जो संरचना है, भारतीय संविधान इनकी संरचना की बात कर रहे हैं, जिनमें उद्देश्य है, जिनमें भाग है, उसके अंतर्गत अनुच्छेद है, अनुच्छेद में जो है इसके खंड है, खंड के अंदर उपखंड है, इसी से संबंधित परंतु है, प्रोविजो है, इनके साथ साथ इन सबसे संबंधित अनुसूची है, अनुसूची है, साथ में परिशिष्ट। ये भारत के वर्तमान जो संविधान है इनकी संरचना है। ये संरचना हमने कहां से, भारत के संविधान की संरचना इस प्रकार का होगा, इनकी प्रेरणा हमने कहां से लिया, इसकी बनावट इस प्रकार का होगा, इनकी प्रेरणा कहां से लिया हमने, वो मिलता है हमें भारत सरकार अधिनियम 1935 से। क्यों? क्योंकि इस अधिनियम की जो संरचना है वो लगभग कमोबेश इसी प्रकार का है, इसी प्रकार का था। जैसे कि इस अधिनियम में एक परिचय, संविधान के उद्देश्य के संदर्भ में समझ सकते हैं, इनके साथ साथ जो है इनमें भाग, पुलिस अधिनियम में 14 भाग थे, उस भाग के अंतर्गत जो है, इस भाग के अंतर्गत जो है, इस भाग के अंतर्गत जो है इसमें अनुच्छेद, जानते हैं इस अनुच्छेद में, इस अनुच्छेद में 321 अनुच्छेद थे उस समय हमारे पास में, इस भारत सरकार अधिनियम में। इनके साथ साथ जो है इस अनुच्छेद के अंतर्गत, इस अनुच्छेद के मतलब धारा की बात कर रहे हैं, इसमें खंड भी थे, उपखंड भी थे, परंतुक भी थे, और साथ में इसमें अनुसूची, 10 अनुसूची थे। तो कमोबेश इस प्रकार की संरचना हमारे पास में है। तो ये संरचना हमारा होगा भारत के संविधान का, प्रारूप समिति के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया। तो ये कह सकते हैं कि भारत की संविधान का संरचनात्मक जो स्रोत है मूल रूप से वहां भारत सरकार अधिनियम 1935 है। ये देसी स्रोत है, तो विदेशी नहीं है। पहले बातें तो यहां हो गया, संरचनात्मक स्रोत की बात की है मैंने इसमें से। उसके बाद दूसरा जो पक्ष ले रहे हैं हम इसमें, वह है कार्यात्मक स्रोत, भारत के संविधान का कार्यात्मक स्रोत। संरचनात्मक हो गया। अब दूसरी की बात जो कर रहा हूं मैं, वहां है कार्यात्मक
स्रोत, फंक्शनल सोर्स। तीसरा बता चुका हूं मैं, गत्यात्मक है, ये डायनेमिक सोर्स है, कार्यात्मक स्रोत। तो भारत के संविधान जो है कैसे काम करेगा, इसके लिए हमने विश्व के तत्कालीन जो है कई जो बड़े देश जिनकी बहुत अच्छी प्रकार के जो है संविधान, जिनमें कुछ संविधान जो है विकसित संविधान है और कुछ संविधान जो है लिखित संविधान है। ये कुछ संविधान विकसित संविधान है, मतलब अलिखित संविधान है, और कुछ संविधान जो है लिखित संविधान है। जैसे जो पहला जो महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है भारत के संविधान के कार्यात्मक रूप में, संविधान जिस रूप में काम करेगा उनके रूप में, उनके संदर्भ में, वह था ब्रिटेन का संवैधानिक प्रणाली। ये विकसित संविधान है, जानते हैं आप, ये विकसित संविधान है। यहां से हमने भारत के संविधान में बहुत सी बातें ली, बहुत सी विशेषताओं को लिए हमने। ये ब्रिटेन की जो संविधान प्रणाली है, ब्रिटेन की संवैधानिक प्रणाली जो है, भारत की संविधान के लिए प्रेरणा के रूप में काम किया है कई विषयों के संदर्भ में। कई विषय, उनमें बहुत महत्वपूर्ण एक जो विषय होता है वह है संसदीय तंत्र, संसदीय परंपरा, संसदीय परंपरा। भारत में संसदीय तंत्र की शासन की व्यवस्था होगी। यहां पर अध्यक्षात्मक प्रकार की शासन की व्यवस्था नहीं है। यहां सरकार का जो स्वरूप है वो संसदीय है, अध्यक्षात्मक नहीं है। मीन्स जैसा अमेरिका में शासन की व्यवस्था है, सरकार की जो व्यवस्था है, भारत में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था किस प्रकार का, ये वैसी ही व्यवस्था जैसे कि ब्रिटेन में है। तो ये प्रेरणा कि भारत के जो संविधान में जो सरकार की जो व्यवस्था बना रखे हैं हमने, उस सरकार की व्यवस्था या उनका जो स्वरूप होगा वो संसदीय होगा। मीन्स संसद की सर्वोच्चता है, हालांकि सबसे सर्वोच्च संविधान है, मगर संविधान के नीचे सरकार के एक अंग के रूप में कार्यपालिका है, विधायिका, संसद है, इनके साथ साथ न्यायपालिका है। ये तो संसद जो है सर्वोच्च भी है और साथ में जो है ये संसदीय परंपरा, मतलब ये है कि भारत की संविधान, भारत की सरकार में एक राष्ट्र प्रमुख के रूप में भी एक भूमिका है और साथ में वास्तविक प्रमुख के रूप में भी एक भूमिका है। मतलब कार्यपालिका में जो है दो हिस्से, एक नाम मात्र का और एक जो है वास्तविक। संसदीय व्यवस्था में जो है यहां भी विशेषता होती है कि जो सरकार होगी इनमें से, ये जो कार्यपालिका जो होगा वह संसद के प्रति ही उत्तरदायी होंगे। सरकार पर नियंत्रण जो है संसद का बना रहेगा। ऐसी कई विशेषताएं इस संसदीय तंत्र के अंदर जो है कई विशेषताएं, ये सब जो है ब्रिटेन की संवैधानिक पद्धति वहां से लिया गया। ठीक है, यहां से लिया गया। वैसे ही ब्रिटेन की संविधान से जो है, उनकी संवैधानिक प्रणाली से एक बहुत महत्वपूर्ण दूसरी जो विशेषता लिया गया, दूसरी जो विचारधारा लिया गया, वहां था द्विसदनी विधानमंडल। वहां था द्विसदनी विधानमंडल, द्विसदनी विधानमंडल। जैसे कि आप जानते हैं वर्तमान भारत के जो संविधान में जो हमारा विधायिका है, विधायिका मतलब संसद की बात कर रहा हूं, और संसद का मतलब आर्टिकल 79 में जिनकी गठन की बात करते हैं, ये में स्पष्ट जानते हैं कि भारत की संसद जो है राष्ट्रपति और इनमें दो सदन, उच्च सदन के रूप में राज्यसभा और निम्न सदन के रूप में लोकसभा से मिलकर बनती है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में जो है, जो भारत की जो संसद है, ये कह सकते हैं जो विधानमंडल है, उस विधानमंडल की जो संगठन है, उस संगठन में राष्ट्रपति का नेतृत्व है। राष्ट्रपति का नेतृत्व है।
इस राष्ट्रपति की नेतृत्व के साथ साथ यहां पर दो सदन हैं जिनमें से एक उच्च सदन के रूप में राज्यसभा, निम्न सदन के रूप में लोकसभा। ये वर्तमान भारत के संविधान में है। ऐसा ही जो है व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान में, ब्रिटेन के लिए भी उच्च सदन के रूप में हाउस ऑफ लॉर्ड, निम्न सदन के रूप में हाउस ऑफ कॉमन्स, ऐसी व्यवस्था भी ब्रिटेन में है। तो ब्रिटेन में जो स्थापित व्यवस्था था वैसे ही भारत के संविधान में भी ऐसी होनी चाहिए। इनकी प्रेरणा भारत के संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन से लिया। इनके साथ साथ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरा जो विशेषता है जो हमने ब्रिटेन की संवैधानिक प्रणाली से लिया, वह था विधि का शासन। विधि का शासन ये यूनिक है, ये अद्वितीय है। ये विधि का शासन, जैसे कि आप जानते हैं विधि की शासन की संकल्पना डाइसी का दिया हुआ विचार है। विधि के शासन की जो संकल्पना है आप जानते हैं वह डाइसी के द्वारा दिया गया। डाइसी जो है विधि के शासन में जो है मुख्यतः तीन बातों की बात करते हैं। ये मुख्यतः तीन बातों की बातें करते हैं, तीन लक्षणों की बात करते हैं। इसमें स्वाभाविक रूप से जो है किसी व्यक्ति की जो है कोई निरंकुशता नहीं होगा, व्यक्ति का मनमाना नहीं होगा, व्यक्तिगत विशेष मनमाना नहीं होंगे, उस विधि के समक्ष सब समान होंगे। ठीक है, विधि के समक्ष सब समान होंगे, सभी को जो है समानता, और शासन किसका रहेगा? विधि का रहेगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 स्पष्ट रूप से विधि की शासन को स्थापित करता है। विधि के शासन को स्थापित करता है, विधि के समक्ष समता। इनका जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि भारत के संविधान में ऐसा होना चाहिए, संविधान सभा के सदस्यों को, संविधान निर्माताओं को ये प्रेरणा मिला ब्रिटेन के संविधान से। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली ने काम किया, संवैधानिक प्रणाली ने काम किया है। चौथा बहुत महत्वपूर्ण जो हमने ब्रिटेन की संविधान से लिए हैं वह है रिट। रिट का मतलब यहां है, जो आप जानते भी होंगे, हो सकता है ये बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना है। रिट मतलब जो है हम उन आदेशों की बात कर रहे हैं, हम विशेष आदेशों की बात कर रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके या फिर भारत के उच्च न्यायालयों के द्वारा, राज्यों के उच्च न्यायालयों हैं उनके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी व्यक्ति के, किसी समूह के अगर उनके मौलिक अधिकार का अगर मान लो हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, क्षरण हुआ है, उन अधिकारों की क्रियान्वयन के लिए, उन अधिकार को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और वहां अपनी बातें रख सकते हैं कि अमुक व्यक्ति ने, अमुक संस्था ने या फिर अमुक सरकार ने उनके उन अधिकारों का हनन किया है। सर्वोच्च न्यायालय उन अधिकारों की रक्षा के लिए, क्योंकि उन अधिकारों को रक्षा करने का जो सर्वोच्च समादेश है वह सर्वोच्च न्यायालय में निहित है, और उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है आदेश, निर्देश और तीसरा महत्वपूर्ण रिट जारी कर सकता है। रिट जारी कर सकता है। तो ये भारत के संविधान में इस प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विशेष आदेश के रूप में रिट की संकल्पना होनी चाहिए।
ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए। ये ब्रिटेन के संविधान की उनकी बेसिक सोर्स हो गई। ऐसे ही जो है, ऐसे ही कार्यात्मक स्रोत में जो है आगे बढ़ रहे हैं। कार्यात्मक स्रोत में संविधान का वह है दूसरा महत्वपूर्ण, वह है अमेरिका का संविधान। 1789 का अमेरिका का संविधान है। 1789 का अमेरिका क्रांति के बाद में जो है संविधान लागू किया गया। भारत में जो है अमेरिका जो कहते हैं कि लोकतंत्र की जननी के रूप में खुद को स्थापित करता है, सबसे पुराना लोकतंत्र को स्थापित करता है ये। अब इस अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान ने क्या लिया? अमेरिका के संविधान से जो 1789 का लिखित संविधान है, ये 7 अनुच्छेद है इसके संविधानों में, केवल 4-7 मौलिक सिद्धांत हैं। यहां से हमने लिए हैं भारत के संविधान में। भारत के संविधान में मूल अधिकार की संकल्पना, मूल अधिकार का विचार, क्योंकि ब्रिटिश काल में भारत में बहुत बड़ी मात्रा में अधिकारों का ही उल्लंघन हुआ। अधिकार तो दिए ही नहीं भारतीयों को। इसीलिए संविधान निर्माताओं में किसी प्रकार से कोई मतैक्य नहीं थे, कोई वैचारिक जो है उसमें अलगाव नहीं था, कोई भेद नहीं थे कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। स्पष्ट था। ऐसी विचारधारा मौलिक अधिकारों की, मूल अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की, ये विचारधारा कहां पर है? ब्रिटेन के संविधान में है। अन्य संविधानों में भी हो सकता है, मगर सबसे प्रारंभिक संविधान का मतलब किसके लिए हमने मूल अधिकार का प्रेरणा हमने ब्रिटेन के अमेरिका के संविधान से लिए हमने। अब वो मूल अधिकार जो है 5 होंगे, 6 होंगे या 7 होंगे, ये अलग विषय हो सकते हैं। कौन कौन से उसमें अधिकार होंगे ये अलग बातें हो सकते हैं, मगर मूल अधिकार भारत के संविधान में होंगे, जिनको आगे चल करके सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का बुनियादी ढांचा घोषित किया है, जिनको किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता। ये विचार, मौलिक अधिकार भारत के संविधान का एक हिस्सा होना चाहिए, ये विचार हमने अमेरिका के संविधान से लिया। इनके साथ साथ अमेरिका के संविधान से जो है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये बहुत यूनिकनेस है। भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये सुनिश्चित किया गया है। भारत के संविधान में स्थापित कर दिया गया है कि भारत में न्यायपालिका जो है हमारा, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। क्योंकि भारत में जो सर्वोच्च है वहां संविधान है भारत का, उसके नीचे एक तरफ कार्यपालिका, दूसरी तरफ संसद, तीसरा जो है न्यायपालिका। जैसे कि आप जानते हैं भारत की शासन व्यवस्था में जो है संघात्मक शासन की व्यवस्था है, संघात्मक शासन है। इसका मतलब यहां पर एक इकाई के रूप में जो है यूनियन है, दूसरी इकाई के रूप में स्टेट है। इनकी अपनी कुछ शक्ति है, इनकी अपनी कुछ शक्ति है। मगर यदि कभी दोनों में अगर विवाद उत्पन्न हो गया, संघ और राज्यों के बीच में विवाद हो गया, राज्यों और राज्यों के बीच में विवाद हो गया, संघात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा हो सकता है, संभावना बन सकती है। उन विवादों का समाधान करने के लिए भी, ऐसे विवादों के समाधान करने के लिए भी हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता। ऐसी बिल्कुल स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, ऐसी बिल्कुल स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका के संविधान में स्थापित किया गया है। ऐसी भारत के संविधान में भी, जैसे जानते हैं, अनुच्छेद 50 में भी स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत में जो है जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल इतर होगा वो। ऐसे जानते हैं आरडीडी में से, यहां भी जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर है अंकुश लगाया जा रहा है, सीमित किया जा रहा है। इसी वजह से जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
से संबंधित जो कानून था, भारत की संसद ने पारित किया था, भारत की संसद ने उनको पारित किया था, उस कानून को जब संवैधानिकता की जांच की गई तब पाया गया कि वहां न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बाधित कर रहा है, इसलिए उनको असंवैधानिक करार दिया गया। ये अमेरिका संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार है, यही विचार को भारत के संविधान में अपनाया गया। इनके साथ साथ तीसरा बहुत महत्वपूर्ण एक और विषय लिया गया अमेरिका के संविधान से। अमेरिका संविधान से वहां था न्यायिक पुनर्विलोकन। वहां था न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन फिर से अवलोकन कर रहे हैं। इसका मतलब पहले इस किसी कानून को संसद ने अवलोकन कर लिया है, अवलोकन करके उसने बना लिया, उनके बाद फिर न्यायालय के द्वारा, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय भी हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, उनकी संवैधानिकता की जांच कर सकता है, वहां संविधान के अनुरूप है या नहीं, संविधान के अनुरूप है या नहीं। इस प्रकार से न्यायालय के द्वारा जो संशोधन कानून जो बनाए हैं उस कानून का फिर से अवलोकन करना तो कहलाता है न्यायिक पुनर्विलोकन। ऐसी विचार अमेरिका के संविधान में है, तो उस विचार को जैसे संविधान अमेरिका के संविधान में जैसी है वैसे ही जो है भारत के संविधान में होना चाहिए, और भारत के संविधान में ऐसा है। स्पष्ट रूप से जो है अनुच्छेद 13 में 13(2) में न्यायिक पुनर्विलोकन, और भी कई अनुच्छेद है जहां पर इन विचारधाराओं को हम स्थापित करते हैं। तीसरी बात हो गया। वैसे ही साथ साथ जो इनके साथ साथ जो है इसमें इसी अमेरिकी संविधान से हमने जिसमें राष्ट्रपति के पद और साथ में उपराष्ट्रपति पद, ये दोनों पद होनी चाहिए, ये बातें हमने लिए। और ऐसी जो है भारत के राष्ट्रपति पर किस प्रकार से महाभियोग लगाया जाएगा, महाभियोग का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा, इनकी भी प्रेरणा हमने अमेरिकी संविधान से लिए हैं। इनके साथ साथ ये तो मैंने केवल दो देशों की बात की मैंने। ऐसी जो है तीसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में, कार्यात्मक स्रोत के रूप में, कार्यात्मक स्रोत के रूप में एक और देश लेते हैं, कनाडा। जानते हैं, आई थिंक सुर्खियों में बना हुआ है कनाडा, कई अलग अलग वजहों से। 1897 का ये संविधान है, ये 1897 का संविधान है, ये 1897 का संविधान है ये। अब ये जो संविधान है 1897 का कनाडा का संविधान, इस संविधान से हमने जो कई बातें लिए हैं जो भारत की शासन व्यवस्था से संबंधित है। जैसे भारत की शासन व्यवस्था का जो स्वरूप होगा, एकात्मक, भारत की शासन व्यवस्था स्वरूप होगा वह एकात्मक परिसंघीय विशेषताओं से युक्त होगा। एकात्मक परिसंघीय जो विचारधारा है शासन व्यवस्था में जो है, एकात्मक भी है और परिसंघीय है, परिसंघात्मक है, संघात्मक है। ये एकात्मक जो है ये अपनी आत्मा में, ठीक है, अपनी आत्मा में तो वह एक है, आत्मा में एक है, मगर जब वो काम करना है, शासन व्यवस्था का संचालन करना है, तब उस समय उनके कई अलग अलग अंग के रूप में, क्षेत्रीय इकाई के रूप में, संघ के साथ साथ राज्य, संघ के साथ साथ राज्य, दोनों की शक्ति का स्रोत लिखित संविधान भारत का, स्पष्ट विभाजन शक्तियों का, कार्यपालिका और विधायिका के मामलों में
संघात्मक व्यवस्था है, जबकि जो है न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में एकात्मक सामान्य व्यवस्था में शासन की प्रणाली का संचालन हम इस प्रकार से करेंगे, संघ है और साथ में राज्य के दोनों को अपनी शक्ति मिली हुई है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, और उसके अनुसार वहां शासन करते हैं। मगर इस सामान्य स्थिति की बातें हैं, विशेष परिस्थिति बनती है, कभी किसी ने भारत पर आक्रमण कर दिया, युद्ध छिड़ गया, सैन्य विद्रोह हो गया, जो है आपात की स्थिति, जिस समय भारत की सुरक्षा जो है संकट में आ जाता है, उस समय पूरी भारत एक हो जाएगा, भारत की शासन व्यवस्था पूरा एक पूरी शक्ति केंद्र में निहित हो जाएगा। तो एक सशक्त केंद्र के साथ साथ संघ और उसके राज्य क्षेत्रीय इकाई के रूप में होंगे। ये हमने कनाडा के संविधान से लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। ये इनके साथ साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण जो प्रेरणा स्रोत रहा है कनाडा का संविधान भारत के संविधान के लिए, वहां था अवशिष्ट शक्ति। वहां था अवशिष्ट शक्ति की विचारधारा जो है ये संकल्पना अवशिष्ट शक्ति का, जैसे कि आप जानते हैं अवशिष्ट शक्ति का मतलब उन शक्तियों की बात कर रहे हैं, ऐसी शक्ति की बात कर रहे हैं जिन विषयों पर, ठीक है, जिन विषयों पर कानून बनाने का उल्लेख, उन विषयों का उल्लेख ना तो जो है केंद्रीय सूची जैसे संघ सूची में लिखा गया है, उन विषयों की पहचान किया गया है, और ना ही जो है राज्य सूची में और ना ही समवर्ती सूची में उन विषयों की पहचान किया गया है। तो ऐसे विषय पर कानून बनाने की शक्ति किनको प्राप्त होगा? वो शक्ति कहलाती है अवशिष्ट शक्ति। रेसिडुअरी पावर आर्टिकल 248 में जो प्रावधान है ये इस तरह का, ये अवशिष्ट शक्ति भारत के संविधान में अनुच्छेद 248 में है। ऐसा शक्ति जो है भारत के संविधान में होना चाहिए, इसकी प्रेरणा हमने कनाडा के संविधान में, क्योंकि कनाडा के संविधान में भी इस प्रकार की प्रावधान है। इसके साथ साथ कनाडा के संविधान ने जो है तीसरे एक और महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में काम किया भारत के संविधान के लिए। वहां था उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी जो शक्ति है, उच्चतम न्यायालय को जो परामर्श देने का, सलाह देने का जो शक्ति प्राप्त है, कि वह भारत के राष्ट्रपति को भी मांगे जाने पर, राष्ट्रपति अगर कोई मांगता है, सलाह मांगता है कोई विधि के सारवान प्रश्न पर, अगर वह सलाह मांगता है तो भारत के संविधान में प्रावधान है, अनुच्छेद 143 में प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास में इस प्रकार से परामर्श देने की शक्ति होगी। जानते हैं कि अगर परामर्श राष्ट्रपति ने मांग दिया गया तो फिर राष्ट्रपति मांगने के लिए भी बाध्य है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही जो है मांगा गया यदि मान लो तो उच्चतम न्यायालय जो है वहां सलाह दे दी, इसकी कोई बाध्यता नहीं है, और सलाह अगर दे भी दिया तो राष्ट्रपति उनको मानने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल उनका विवेक पर निर्भर करता है, उनको माने या ना माने। तो इस प्रकार से जो है ये जो है तीसरा देश का संविधान हुआ जिसने भारत के संविधान को प्रभावित किया। ऐसी जो है चौथा और बहुत महत्वपूर्ण जो कार्यात्मक स्रोत के रूप में कि भारत का संविधान जो है भारत के संविधान में जो सरकार है वह सरकार अपने कार्यों का जो संचालन की निदेशक तत्व, कौन सा निर्देश
किन सिद्धांतों को जो है ध्यान में रख करके भारत का संविधान काम करेगा, किन सिद्धांतों को ध्यान में रख करके भारत की सरकार काम करेगा, राज्य की सरकार काम करेगा, जो हमारी संसदीय व्यवस्था है वह काम करेगा, राज्य की जो विधायिका जो है वह काम करेंगे। इनकी प्रेरणा जो है आयरलैंड की संविधान से। आयरलैंड का संविधान जो है 1937 का संविधान है ये। 1937 का संविधान है ये। इस आयरलैंड के संविधान से बहुत महत्वपूर्ण भारत के संविधान में जो हम प्रेरणा लिए हैं, भारत के संविधान में होना चाहिए, इसकी प्रेरणा लिए वह है राज्य का मतलब उस संविधान में परिभाषित अनुच्छेद 12 में जो राज्य है उनकी बात कर रहा हूं, जिनमें संसद, विधायिका, सरकार, संघ और राज्य दोनों स्तर में, और साथ में स्थानीय अधिकारी, न्यायपालिका को छोड़ करके ये राज्य जो है शासन व्यवस्था के संचालन में कुछ मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रख करके तो राज्य के लिए नीति के कुछ निर्देशक तत्व होंगे। तो ये राज्य की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए निर्देश करने वाले कुछ मूलभूत सिद्धांत जो भारत के संविधान के भाग 4 में स्थापित है। तो भारत के संविधान में राज्य को निर्देश देने के लिए कि वहां सामाजिक आर्थिक विकास के लिए लोगों को किस प्रकार से काम करें, ऐसी जो है प्रावधान आयरलैंड की संविधान में भी है। उनकी प्रेरणा लेकर के हमने भारत के संविधान में इस प्रकार से प्रावधान किए। इनके साथ साथ जो है कार्यात्मक रूप से भारत के इस संविधान में आयरलैंड की संविधान से हमने इसमें और भी कुछ बातें ली है, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस प्रकार का होगा, ये भी हमने यहाँ आयरलैंड से लिए। और वैसे जो है राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन किस प्रकार से किया जा रहा है, ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिए। तो आयरलैंड की बातें हो गई है। ऐसी ही थोड़ी जल्दी से और इनमें जो है सोवियत संघ की बात कर लेते हैं। तत्कालीन सोवियत संघ की बात कर रहा हूं मैं। सोवियत संघ की उनके संविधान की बात कर रहा हूं मैं। ये 1936 का संविधान है ये, ठीक है। अब जानते हैं, इसको बहुत अच्छे से जानते हैं आप इनमें से कि समाजवाद की संकल्पना है, उद्देशिका में ही लिखा है भारत को हम भारत को एक समाजवादी देश बनाएंगे, ऐसा संविधान में लिखे हुए हैं हमने ये। इनकी प्रेरणा हमने सोवियत संघ के संविधान से किया हुआ है। ऐसी जो है और भी कई देश हैं, ये सब विदेशी सोर्स है। ये दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, साउथ अफ्रीका का संविधान है ये, 1946 का संविधान है ये। उस संविधान से जो है, दक्षिण अफ्रीका संविधान से जो है भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार का होगा, इनकी बातें इसमें लिया हुआ है। ऐसे और भी देश हैं, ऐसे और भी देश के मतलब इनमें जो है ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, जर्मनी का संविधान है, जापान का संविधान है। इन देशों से हमने जो है भारत का संविधान किस प्रकार से काम करेगा ये बातें लिए। इसके साथ साथ जो है तीसरा जो आयाम जो सब जिस पर डिस्कस किए थे पहले, वह है गत्यात्मक स्रोत। गत्यात्मक का मतलब यह हुआ कि भारत का संविधान गतिशील बना रहेगा। इनकी प्रेरणा, जो संविधान का जो स्रोत है, हमारा संविधान गतिशील बना रहेगा, इसमें डायनेमिक्स रहेंगे, लगातार ये चलायमान रहेगा। तो लगातार चलायमान रहेगा भारत का संविधान, तो इनकी प्रेरणा हमें कहां मिलेगी? संविधान में जब लगातार संशोधन करते चले जाएंगे तभी जो है हमारा संविधान क्या होगा, गतिशील रहेगा। इसका मतलब यह हुआ इस गत्यात्मक स्रोत का एक जो है गत्यात्मक स्रोत से एक जो मूल स्रोत क्या हो गया इसमें, संविधान का संशोधन।
संविधान का संशोधन। ये जो भारतीय संविधान जो हम करते हैं, जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है कर जाता है इनमें से, और अब तक 106 बार संविधान का संशोधन कर दिए हैं हमने। ये इनके साथ साथ भारत के न्यायालयों के द्वारा और विशेष रूप से जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो न्यायिक निर्णय दिए जाते हैं, न्यायिक निर्णय संविधान का व्याख्या कर देते हैं, संविधान का व्याख्या कर देते हैं, वो न्यायिक निर्णय भी भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। जैसे कि आप जानते हैं केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 बुनियादी संकल्पना, बुनियादी संरचना का विचार दिया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो इस प्रकार से जो है इनको समझा जा सकता है, इस टॉपिक को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि भारत के संविधान का प्रेरणा स्रोत क्या क्या रहे हैं। 3 बातें बताया, पहला संरचनात्मक, दूसरा कार्यात्मक, तीसरा गत्यात्मक। ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं और मुख्य परीक्षा को नो डाउट बहुत महत्वपूर्ण है ही। ऐसे ही किसी और विषय पर या किसी और टॉपिक पर इस पर लगातार डिस्कस करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।